नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस और मैं हूं रोहित सत्यका। आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत शामिल हो रहे हैं, ऐसी शख्सियत से आपको हम लोग रूबरू कराने जा रहे हैं जिन्हें अभी हाल ही में स्पर्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इंग्लिश लिटरेचर के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए इनको स्पर्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सर, वेलकम टू द शो। और ये साहित्यकार ही नहीं, ये एक कॉरपोरेट घराने के भी हैं। दूसरी बात, इन्होंने शुरुआत करी पत्रकारिता से, तो श्री संजीव शेखर जो अभी अडानी ग्रुप में कॉरपोरेट अफेयर्स के हेड हैं। सर, पहला तो सर स्पर्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, दूसरा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य सम्मान, तीसरा योकियोटो पब्लिशिंग कनाडा द्वारा 2022 में आपको बेस्ट ऑथर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है। सर, घमंड नहीं होता? इसमें घमंड की क्या बात है। ये तो बेसिकली बहुत ही कहा जाए कि हमारे राइटिंग जर्नी का एक पार्ट है। और अगर कहीं पर आपको रिकग्निशन मिलता है और सम्मान मिलता है तो थोड़ा मनोबल बढ़ता है। और हमेशा मैं जैसा समझता हूँ कि हम लोगों को जब भी कोई काम हम करते हैं, जैसे कि मैंने किताब लिखना जब शुरू किया तो मैंने ये सोचकर कभी नहीं लिखा कि मुझे कोई अवार्ड मिलेगा या मुझे बड़े प्लेटफॉर्म पर इस तरह का रिकॉग्निशन मिलेगा कि जहाँ लोग कहेंगे कि बहुत अच्छी किताब लिखे हैं। मैंने अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, फर्स्ट यू हैव टू सेटिस्फाई योरसेल्फ कि आप कर क्या रहे हैं और आप करना क्या चाहते हैं। किताब लिखना मेरा पैशन है, शौक है। और मैं ऐसा महसूस करता हूं कि पत्रकारिता जीवन से कहीं ना कहीं मैं प्रेरित हुआ हूं। और जो रिपोर्ट लिखता था वो बात संक्षिप्त में लिखी जाती थी। उसमें हम लोग जर्नलिज्म के डेज में जो पढ़ते थे कि 5 W's and 1 H, who, when, where, what, why and how। अब हम लोग जो है उसको बहुत ही विस्तार से जब कोई कहानी को लिखते हैं तो वो किताब का फॉर्म हो जाता है। तो कहीं ना कहीं चाहत हमेशा थी। और हमारे जो जिस घर से हम आते हैं, हमारे पिताजी भी खुद शिक्षा जगत में ही रहे हैं, लेखनी पढ़नी से हमेशा नाता रहा है। तो स्वाभाविक है कहीं ना कहीं हमें वो माहौल मिला जिसके चलते लिखना एक शौक है, पैशन है। इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ कि मुझे कुछ अवार्ड मिलेगा या मेरी किताब की सर्कुलेशन बहुत अधिक हो जाएगी। मैं इसलिए लिखता हूँ क्योंकि कुछ हमारे पास जो कहने के लिए है, जो मैसेजेस हैं और जो समाज को जानना चाहिए, मुझे लगता है कि ऐसी बहुत सारी अनकही बातें अभी भी हैं समाज में जिसे बताने की आवश्यकता है। और उन कहानियों को पिरोकर एक किताब में बांध करके लोगों के सामने परोसना अपने आप में एक मायने रखता है और वही राइटर की खूबी होती है। ये मेरे लिए खुशी की बात है, जैसा कि आपने कहा कि विभिन्न सम्मान या अवार्ड से हमें सम्मानित किया गया। तो ये आप लोगों का बड़प्पन है, हमारे रीडर्स का बड़प्पन है और जिन लोगों ने मुझे सराहा है उनका बड़प्पन है कि उनको मेरी कहानी पसंद आई। और मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ। मैं सबसे पहले आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आपने मुझे समाचार प्लस में बुलाया, ये मौका दिया अपनी बात रखने का। ऐसा कम होता है कि जब आपको सुनने के लिए कोई तैयार है। और नहीं सर, आपकी जैसी शख्सियत जिन्होंने इतना कम समय में इतना कुछ अचीव किया है, आपको नहीं सुनेंगे तो किसको सुनेंगे? ऐसा आपको लगता है कि हम कम समय में किए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब उम्र बीत रही है। कहने का अर्थ है लेकिन कि देखिए ना, सिर्फ 8 साल में आपकी 3 बुक्स रिलीज हुए और वो भी
बहुत अच्छे पब्लिकेशन के द्वारा, और एक तो बेस्ट सेलर बन गया सिर्फ 2 दिन में, जो आपका अभी राइज अबव द क्लाउड्स, राइट अबव द क्लाउड्स, राइट अबव द क्लाउड्स, मतलब इट्स अ बेस्ट सेलर। पहला सर आपका आया था 2015 में, बियॉन्ड न्यूज़। तो जहाँ तक हमने जाना है, जो समझा है, उसमें आपके 3 दोस्तों की स्टोरी है जो जर्नलिज्म में स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो सर ये क्या मतलब ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड है, या मतलब कुछ फिक्शियस कैरेक्टर हैं इसमें, कुछ फिक्शन है, या क्या है सर इसका? रोहित जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं जो भी किताब लिख रहा हूँ सभी रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है, और वास्तव में जो हमारे इर्द गिर्द बीत रहा है या गुजर रहा है उसी को पिरो कर एक कहानी में बिदने का कोशिश कर रहा हूँ मैं। और बियॉन्ड न्यूज़ पहली किताब थी। जब पत्रकारिता में रहते हुए हमने सोचा था कि ऐसी कोई किताब हम लिखेंगे, लेकिन 2015 में संयोगवश हम आ गए कॉरपोरेट लाइफ में। तो उसके पहले से ही किताब हम लिख रहे थे। इसका शेप भी बहुत अच्छा गया। वास्तव में ये मेरे पत्रकारिता जीवन से प्रेरित है, इंस्पायर्ड है। और जिन भी दोस्तों के बारे में मैंने चर्चा किया, ये काल्पनिक रूप से मैंने 3 कैरेक्टर्स तैयार किए हैं जो मेरे इर्द गिर्द ही रहते थे। उसमें आप भी एक कैरेक्टर रहे हैं। तो कहने का अर्थ है कि मेरे जो भी दोस्त यार उस समय पत्रकारिता में थे, मैंने उनको कैरेक्टर का रूप दिया। कोई विवाद नहीं खड़ा करना चाहता था। मेरी जो इच्छा थी वो ये कि पत्रकारिता को जिस तरह से ग्लैमरस दिखता है, उसका ग्रे साइड क्या है, उसका डार्क साइड क्या है। और जो लोगों को लगता है कि एक दिन में इसने ऐसी रिपोर्ट लिख दी, वो हीरो बन गया, उस हीरो बनने के लिए उसने कितनी मशक्क़त की है, कितनी मेहनत की है, और इस रिपोर्ट को निकालने के लिए वो किस तरह का ताना बाना बुन रहा है ताकि उसको सही रिपोर्ट मिले। वो एक रिपोर्टर की कहानी जो है उसको मैंने दर्शाया है। और स्ट्रगल की जहाँ तक बात है, हर प्रोफेशन में स्ट्रगल होता है, पत्रकारिता में भी स्ट्रगल है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने बताया है 3 दोस्तों के माध्यम से। उसमें शुरुआती दौर में जर्नलिज्म में सब कुछ अच्छा रहता है। नया नया जब आप ज्वाइन करते हैं, किसी ऑफिस में जाते हैं, जो मुख्य किरदार है उसमें संजय, वो बिल्कुल अपने प्रोफेशनल डिग्री को हासिल करने के बाद वो आता है अपने जीवन में जहाँ पर उसको जर्नलिज्म प्रैक्टिस करना होता है। तो व्हाट यू रीड एंड व्हाट यू प्रैक्टिस, देयर आर 2 डिफरेंट थिंग्स, यू नो। तो उसको हमने बताया है कैसे जर्नलिज्म पहले जो मिशन हुआ करता था, और हम लोगों ने भी जब ज्वाइन किया था जर्नलिज्म तो उस समय भी एक मापदंड था जर्नलिज्म। उस मिशन को हम लोगों ने कैसे उसको एक प्रोफेशन बनाया, और फिर प्रोफेशन से वो कैसे ऑक्यूपेशन में कन्वर्ट हुआ। ये एक लंबी कहानी है जिसको मैंने डिफरेंट कैरेक्टर्स के माध्यम से बताया है। और ये कहानी उस समय 2015-16 में बेस्ट सेलर भी हुई थी, और पत्रकारों ने काफ़ी पसंद किया है इसको, क्योंकि रिस्पॉन्स बहुत अच्छे आए थे, अच्छा आया था, बहुत अच्छे आए थे। और इसको जो इस किताब का जब विमोचन हुआ था तो मुझे याद है कि रांची में बहुत बड़े लोग हमारा मुझे सम्मान दिए उस कार्यक्रम में भाग लेकर। उसमें हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी थे, विधानसभा स्पीकर रहे मिस्टर इंदर सिंह नामधारी, वो थे उस समय, और बहुत सारे लोग। पहली फिल्म बनाई थी डॉक्टर बीपी सिन्हा, विनोद सिन्हा ने, आक्रांत, आदिवासियों के जीवन पर, वो उपस्थित थे। बहुत सारे ऐसे शख्सियत थे जो उस समय लोग आए थे और उन्होंने हमें सम्मान दिया। सबसे बड़ी बात है कि जिनको भी मैंने बोला कि सर मैंने एक किताब लिखी है, मैं इसका विमोचन करना चाहता हूँ, तो हमें बधाई देने के लिए और प्रोत्साहित करने के लिए कोई 2 कॉपी, कोई 5 कॉपी खरीद के गया।
ये भी नहीं कि जबकि मैंने फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रखा था, लेकिन वो किताब लोगों ने इनकार कर दिया फ्री लेने में, बोले कि इसमें बहुत मेहनत इन्वॉल्व है, मैं इसको पैसे दे के खरीदूँगा। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं, घटनाएं हैं जिसको हमेशा जो है स्मरण में रहता है और हम लोग एंजॉय भी करते हैं इस मोमेंट को। तो सर, जब हम बियॉन्ड न्यूज़ की बात कर रहे हैं, वो पूरी तरह से एक मतलब 3 स्ट्रगलर्स जर्नलिस्ट की कहानी है। सर, आपने अपनी करियर की शुरुआत की हिंदुस्तान टाइम्स से, फिर आपने स्विच ओवर किया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और वो भी मतलब इंग्लिश जर्नलिज्म से हिंदी जर्नलिज्म। उसके बाद फिर आए IBN 7। आपने बिहार में भी काम किया, आपने झारखंड में भी काम किया, दोनों राज्यों में देखा। सर, कभी आपके साथ ऐसा हुआ क्या कि आपने बहुत मेहनत, बहुत कोशिश करके आपने कोई स्टोरी निकाली, जैसे अमूमन होता है, या कुछ बड़ा स्कूप आपको मिला और किसी कारणवश उसको रोक दिया गया, या आप पे ऐसा प्रेशर पड़ा कि नहीं, आप इसको आगे नहीं प्रोसीड कर सकते? कभी इस तरह का करियरिस्टिक लाइफ में प्रेशर आया है सर? बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं और बियॉन्ड न्यूज़ में मैंने इसकी चर्चा भी की है। हकीकत यह है कि मैं नाम तो नहीं ले सकता, मैंने कहा कि मैं विवाद नहीं पैदा करना चाहता किसी भी मामले में। उस समय लालू जी की सरकार हुआ करती थी और बहुत सारे हमारे पत्रकार मित्र उनके साथ बैठ करके वो सत्तू के शौकीन थे, तो हम लोग भी खाते थे, साथ में वो भी खाते थे। ऐसा एक समय था। तो कुछ स्टोरी हमने ऐसी लिखी थी कि जिसपे मैंने बताया था कि बिहार में जो कास्ट पॉलिटिक्स है वो कहीं ना कहीं हमारे जो समाज को कहीं ना कहीं डिसरप्ट कर रहा है, और वो काफ़ी हार्ड और टफ स्टोरी था। उसको अप्रिसिएशन मिला, क्लोज डोर में एडिटर ने अप्रिशिएट जरूर किया, लेकिन नए तरीके से उसे कैसे लिखना है वो तरीका भी बताया। और फिर उन्होंने कहा कि ऐसा है, आप इस कहानी को वापस लेके जाइए और फिर जैसा मैंने बताया है उस हिसाब से उसको लिख करके आप लाइए। तो ये कहीं ना कहीं बात साबित होता है कि संपादक भी कहीं प्रेशर में रहते होंगे, या उनके पास कोई ऐसी बात हुई होगी जो इस तरह का हार्श रियलिटी को हम लोग सॉफ्ट करके कैसे दिखा सकते हैं ताकि समाज में कोई ऐसा विवाद उत्पन्न नहीं हो। क्योंकि न्यूज़पेपर की जिम्मेवारियां जो है वो बहुत अधिक होती है। हम लोग किसी भी तरह से समाज में कोई भी द्वेष की भावना, कोई भी भेदभाव की भावना ऐसा उत्पन्न ना हो, ये हमें जर्नलिज्म के क्लासेस में भी एथिक्स सिखाया जाता था, और ये हमें प्रैक्टिस भी करना चाहिए रियल लाइफ में। और इसको ध्यान में रख करके हमने 2-3 बार ऐसा सिचुएशन फेस किया है जहाँ पर स्टोरी कुछ है और उसको कुछ और दर्शा करके प्रिंट किया गया। तो प्रिंट मीडिया में कंट्रोल एडिटर का ज़्यादा होता है, तो वो लोग अपने समझ से उस स्टोरी का अगर कुछ 1-2 शब्द भी बदल दें तो हाँ, वो मीनिंगफुल हो जाता है, इस सेंस में कि थोड़ा सॉफ्ट हो गया और उस प्रेजेंटेबल भी हो गया। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सर, आपने प्रिंट में भी काम किया है, न्यूज़पेपर में भी एक लंबे अरसे तक आप रहे हैं, और फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जब आप फिर वहाँ से स्टार न्यूज़ में आए, तो दोनों मीडियम में आपको डिफरेंस क्या लगा? मतलब इम्पैक्टफुल कौन सा है? इसमें हम आपको बताना चाहेंगे, मैं जब प्रिंट मीडिया से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में शिफ्ट किया तो अंग्रेज़ी पत्रकारिता से मैं हिंदी में आया, और मैं एडमिट करता हूँ आपके सामने मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है। अब मुझे compete करना था और भी नेशनल चैनल में, उसका लैंग्वेज कन्वर्सेशनल रखा गया था, इंटरैक्टिव रखा गया था, और उसमें अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करने के लिए कोई हिचकिचाहट नहीं थी, क्योंकि स्टार न्यूज़ वॉज बेसिकली एन मल्टीनेशनल कंपनी जो रूपर्ट मुर्डॉक की कंपनी थी, और हम लोगों को जो अपॉइंटमेंट लेटर भी मिला था वो रूपर्ट मुर्डॉक का दिया हुआ था उस समय स्टार न्यूज़ में। तो जब हम
प्रैक्टिस करते थे और अपना क्लासरूम अटेंड करते थे। दिल्ली में हमारी क्लासेस चल रही थी उस समय, ओरिएंटेशन क्लासेस, कि व्हाट नीड्स टू बी सीन एंड व्हाट यू नीड टू डू इन द चैनल, न्यूज़ चैनल में आपको क्या करना है, वो सब का नीटी ग्रिटी बताया जा रहा था। तो हम लोग जब ट्रेनिंग ले रहे थे उस समय मुझे हिंदी लिखने में बहुत कष्ट होता था, क्योंकि मैं 10 साल 11 साल तक अंग्रेज़ी लिख रहा था। अंग्रेज़ी में टाइपराइटिंग में ही, टाइपराइटर में काम कर रहा था, कंप्यूटर में शिफ्ट किया, कंप्यूटर में टाइपिंग कर रहा था। तो स्वाभाविक है कहीं ना कहीं शब्दों का चयन ढंग से नहीं होता था। कभी कभी ऐसा होता था कि जब मैं हिंदी में लिखने बैठूं तो छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा में गड़बड़ी हो जाती थी, और बोलने में भी बहुत मेहनत लगता था। बहुत साफ हम जो है एक हिंदी का जो फ्लेवर आना चाहिए न्यूज़ चैनल में, ताकि हम कनेक्ट कर पाए ऑडियंस से, वो नहीं आ रहा था। तो ऐसी परिस्थिति में मैंने क्या किया कि रात में, एक राज की बता रहा हूँ, राज की बात है, रात में मैं न्यूज़पेपर हिंदुस्तान लिया करता था दिल्ली में, और उसको अपने तकिए के नीचे छिपा के रखता था। और हमारा जो रूममेट था वो बंगाल से था, तो रात में वो जल्दी सो जाता था और मैं रात में उस समय उठता था उस न्यूज़पेपर को पढ़ने के लिए, ताकि मैं उसमें छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा को समझ करके और उसके पैराग्राफ को लिख करके प्रैक्टिस करूं और हिंदी में बात करूं, बोलूं। अब जब मैं हिंदी में बात करता था, बोलता था, तो उसकी नींद खुल जाती थी। अब ये अलग परेशानी। तो मैंने उसके लिए भी एक समाधान निकाला। रात में न्यूज़पेपर लेकर के मन पे पढ़ता था और टॉयलेट चला जाता था। टॉयलेट में अपने आप को बंद करके मैं बुदबुदाता था, ताकि मैं जा करके कैमरा के सामने किस तरह से मुझे बोलना है। ये रियाज मैंने लगभग 1.5 महीना किया, जब तक मैं ट्रेनिंग में रहा। और ये प्रैक्टिस करने के बाद ही शब्दों का चयन अच्छा होने लगा और मैं लोग कैमरा के सामने फ्रेंडली होने लगा। क्योंकि ऐसा लोगों को लगता है कि कैमरा के सामने बोलना बहुत आसान है, पीस टू करना इज़ अ वेरी कॉमन थिंग। लेकिन जब कैमरा ऑन हो जाता है तो आप बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं, आप अपने आप में नहीं रहते हैं, योर नेचुरल सेल्फ इज लॉस्ट। फिर वो एक अलग पर्सनैलिटी, एक अलग चीज़। एग्जैक्टली। तो उसको बनाए रखने के लिए मुझे प्रैक्टिस करना पड़ता था। और मुझे याद है कि आप भी हमारे साथ उस समय काम कर रहे थे, तो नए में जब हमको पीटीसी देना पड़ता था तो आप 10 से 20 टेक लिया करते थे। तो वैसी परिस्थिति में आप जब 20 टेक लेते थे और पूरे पेशेंस के साथ आप मुझे बर्दाश्त करते थे, तो मैं सोचता था कि यार कैमरामैन का काम कितना पेशेंस का होता है। और कितनी अच्छी बात है रोहित जी में कि ये बिल्कुल भी चिड़चिड़ा नहीं रहे हैं कि मैंने कोई शब्दों का उच्चारण ठीक से नहीं किया या सेंटेंस का फॉर्मेशन ठीक नहीं हुआ। लेकिन आप बहुत ही संयम के साथ, सर थोड़ा सा सोच लीजिए, उसके बाद फिर से बोलिए, देखा जाएगा, फिर हम लोग अच्छा करेंगे। एंड दैट वाज द बेस्ट थिंग। देखिए, एक दूसरे से सीखने की बात होती है। इस चीज़ से मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता गया और दिन पर दिन मुझे ऐसा लगता रहा कि मैं रोज़ सीख रहा हूँ। जर्नलिज्म इज़ एक्चुअली एन ऑनगोइंग जर्नी, और एवरी डे यू आर लर्निंग समथिंग। हर दिन आप किसी से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते हैं। और इतनी चीज़ें हैं जर्नलिज्म का। मैं शुक्रगुजार हूँ कि जो भी कुछ आज बना हूँ या जो भी चीज़ आज मैं हूँ, वो सिर्फ जर्नलिज्म के लिए ही और या जर्नलिज्म के कारण ही हूँ। सर, मुझे आज भी याद है जिस समय आपने स्टार न्यूज़ ज्वाइन किया था और उसी समय बिहार का विभाजन होकर झारखंड एक नया राज्य बना था, और उस समय डोमिसाइल को लेकर के बहुत हिंसा, हंगामा, बहुत कुछ था। और मेरे ख्याल से उस समय आप ही एक ऐसे नेशनल चैनल थे यहाँ पे जो यहाँ की खबरों को दिल्ली तक और दिल्ली से फिर लोगों तक आप पहुँचा रहे थे। तो उस समय का जो वॉयलेंस जो आपने देखा है, जिस तरीके का वॉयलेंस होता था, मतलब उस समय कहीं आपको लगा नहीं कि
भाई कहाँ फंस गए? बात तो ये है कि वायलेंस तो उस समय आपने भी मेरे साथ देखा, और 2003 की बात है जब डोमिसाइल का इशू बहुत ज़्यादा झारखंड में एक फ्लेयर अप कर गया था और इतना पनप गया था कि धरना प्रदर्शन, गोलीबारी, ये सब हो रहा था। मुझे याद है कि उस समय पब्लिक सर्विस कमीशन का, झारखंड का स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जामिनेशन था और हम लोग साथ ही गए थे हरमू में जो एक स्कूल था, वहीं पर हम लोग गए थे। और मुझे याद है उस समय एसपी हुआ करते थे माननीय एमवी राव साहब, सीनियर एसपी, और उनके आने के पहले तक जो पत्थरबाजी और गोलीबारी हो रही थी या हो रहा था, उस समय ऐसा लग रहा था कि हमें कहीं नहीं लग जाए। तो अपने आप को बच बचा करके भी हम लोगों को ऑन द स्पॉट रिपोर्टिंग करना था। और क्योंकि हमारे पास लाइव नहीं था उस समय, लाइव का प्रोविज़न नहीं था, तो हम लोगों ने फ़ोन से कनेक्ट करके हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन दिए थे और वही चैनल में चल रहा था। और मुझे याद है कि आपने भी बहुत ही सतर्कता के साथ करीबन 1.5 मिनट का विजुअल बनाया था जिसमें गन शॉट्स थे, उसमें क्या नाम है आपका, स्टोन पेल्टिंग था। तो वो शॉट्स को आपने बहुत अच्छे ढंग से सजा करके फुटेज भेजा था जिसको रन किया जा रहा था, एंड वी वर द फर्स्ट टू ब्रेक दैट न्यूज़। तो ये टीवी चैनल का एक वॉर भी है कि हु इज़ द फर्स्ट टू ब्रेक द न्यूज़। अब तो खैर बहुत ज़्यादा है। हाँ, अब तो इस चक्कर में न्यूज़ का कुछ और हो जाता है तो हम लोगों ने लाहौर, इस्लामाबाद सब अपना हो आ जाता है। तो हम लोग न्यूज़ ब्रेक भी किए हैं ऐसे समय में, लेकिन उस समय काफ़ी सराहना हुई थी हमारी, क्योंकि हम लोगों ने कोई भी रिपोर्टिंग गलत नहीं की थी और बहुत संभल के रिपोर्टिंग किया था। एक बच्चे का डेथ हो गया था, गोली लग गई थी उसको, आपको याद होगा। उस इंसिडेंट को हम लोगों ने रिपोर्ट किया था और झारखंड में उस समय मुंडा जी ही मुख्यमंत्री थे, काफ़ी उन्होंने कड़े कदम उठाए थे इस कार्रवाई को रोकने के लिए। और डोमिसाइल के इशू को सही मायने में उस समय सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया था समाप्त करने के लिए, क्योंकि लोगों के बीच में जो रिफ्ट हो रहे थे, आपस में जो अनबन हो रहा था, वो उन सब चीज़ों को हटाने में सरकार की एक अहम भूमिका रही है। क्योंकि ये चीज़ ऐसा था कि जब शहर से निकल करके ये गांव तक में पहुंच चुका था, ये हिंसा गांव तक में पहुंच चुका था, वो ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि गांव में पहुंच जाने का मतलब फिर वो अनस्टॉपेबल होता है। तो सर, न्यूज़ से फिर आते हैं सर आपकी दूसरी बुक डेडलॉक, जो 2018 में पब्लिश हुई। और जहाँ तक इसके बारे में है, ये आपका थोड़ा रोमांटिक कहानी जो है, थोड़ा रोमांटिक है, इनकी कैरेक्टर्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, इट्स अबाउट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। तो सर, ये आइडिया आपके दिमाग में कहाँ से आया, इतना बोल्ड और इतना स्ट्रॉन्ग टॉपिक को छूने का? बोल्ड तो मेरा बियॉन्ड न्यूज़ भी था। हाँ, लेकिन ये कुछ अलग तरीके का बोल्ड था। बोल्ड इस सेंस में मैं कह रहा हूँ क्योंकि बियॉन्ड न्यूज़ में बहुत सारी कहानियाँ जब मैं लिखा, और उन लोगों को कहानी को गूंथना जो है वो अपने आप में एक कला है। तो शायद भगवान ने, वो माँ सरस्वती ने मुझे वो चीज़ दिया है कि मैंने उस काम को किया। और मुझे उसमें एक हमारे बहुत ही परम मित्र और भाई जो अब इस दुनिया में नहीं है, शक्तिव्रत चौधरी जी, उन्होंने काफ़ी मदद की थी कहानियों को बुनने में। क्योंकि हम लोगों ने, जैसे आपके साथ मैंने बहुत क्लोजली काम किया है, उसी तरह से शक्तिव्रत जी के साथ भी मैंने बहुत क्लोजली काम किया, और उनको मैं अपना बड़ा भाई ही मानता था, हमेशा मार्गदर्शन वो देते थे। तो बियॉन्ड न्यूज़ एक सस्पेंस, थ्रिलर, ह्यूमर और रोमांस भी था। उसमें जो जीवन के 7 रंग होते हैं सभी था। डेडलॉक, ये एक आइडिया सही मायने में देखा जाए तो मेरी पत्नी ने मुझे दिया था कि जब आप लिखते हैं तो कुछ एक ऑफबीट स्टोरी लिखिए। तो मैंने कहा कि क्या लिखूं? तो आप एक रोमांटिक नॉवेल का अटेम्प्ट ले लीजिए।
तो रोमांटिक नॉवेल का अटेम्प्ट तो लेंगे, लेकिन कहानी के लिए तो कैरेक्टर्स चाहिए। अब ये कैरेक्टर्स मिलेंगे कहाँ? तो हमारे पत्नी के साथ जो वार्तालाप या जो बातें होती थी, उसमें ये निकल कर आया कि हमारे बहुत सारे मित्र हैं जिनके साथ जीवन में बहुत सारी चीज़ें घट रही हैं आसपास, फिर देखने का नज़रिया होता है। उसमें एक हम लोगों को कैरेक्टर मिला एग्जाम्पल मिला, who was having a post-marital affair. I don't know what is the fate right now. अभी क्या है स्थिति मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने उनको एक कैरेक्टर इमेजिन किया, और जो हमने दर्शाया है इस नॉवल में वो ये है कि पोस्ट मैरिटल अफेयर होना इज़ अ वेरी कॉमन थिंग इन सोसाइटी। कोई बहुत नई बात नहीं है, ये एक आम बात है, जीवन का एक हिस्सा है। बहुत हो सकता है कि 10 कपल में 2 कपल ऐसे होंगे जिनके पोस्ट मैरिटल होंगे, जिसके कुछ के बारे में आप जानते हैं, कुछ के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं। तो हम ऐसे कोई एक कपल के बारे में है जिसके बारे में जानते हैं। वहीं से स्टोरी का जन्म हुआ, और जब ये स्टोरी मैं लिख रहा था तो मैंने इसमें फोकस ये किया कि विमेन एम्पावरमेंट। आज हम लोग हर चीज़ के राइट्स की बात करते हैं। आप अगर इफ़ यू आर अ मैन, मर्द हैं तो आपके राइट्स अलग हैं, वुमन है तो उसके राइट्स अलग हैं। अगर मर्द का कोई पोस्ट मैरिटल रिलेशनशिप में है तो उसको बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं किया जाता, या उसको बहुत इजीली कैजुअली लिया जाता है, यार चलो इसके ऐसे अफेयर है। लेकिन महिला के साथ अगर हो तो उसको समाज बहुत सीरियसली लेता है, और महिला को इतने दूर तक कॉर्नर करता है अनलेस शी इज पुश्ड अगेंस्ट द वॉल। क्योंकि सर डेफिनेटली अभी भी एक तरह से देखा जाए तो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, उसमें फीमेल का कैरेक्टर स्ट्रांग होना ये लोगों को पसंद नहीं आता है कि वाई शी इज सो स्ट्रांग। और उसके बाद ऐसे टॉपिक पे आपका इस पे अटेम्प्ट लेना और उसको पूरा करना, लिखना, मतलब ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सर ये अभी भी अमेज़न में अवेलेबल है? अभी भी अमेज़न में अवेलेबल है, और दिस बुक वाज देयर इन द इंटरनेशनल बुक फेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। 3 साल लगातार वहाँ पर हमारे पब्लिशर ने इसको डिस्प्ले किया। वहाँ पर हमारा एक रिबटलिंग राउंड भी हुआ, प्रेजेंटेशन भी हुआ है। लेखक होने के नाते वहाँ लोगों से मैं मिला भी जा कर के। खासकर बहुत सारे जो कपल्स थे उन्होंने ये कहा भी कि आपने इतना बोल्ड टॉपिक उठाया है जिसमें महिला की इच्छा के बारे में मैंने बात की है। भाई एज अ ह्यूमन इफ़ आई फील कि हमारे दिल में अगर कोई प्रेम है उसको हम इजहार करते हैं, तो सेम अधिकार हम महिला को क्यों नहीं दे सकते? हम इसी पर बात कर रहे हैं। और आपके घर में भी बेटी है, मेरे घर में भी बेटी है। रात के 11 बजे तक अगर बेटी बाहर रहे तो सबसे पहले आप ही फ़ोन करेंगे और हम ही फ़ोन करेंगे। लेकिन बेटा अगर बाहर से 11 बजे घूम के आता है तो एक नॉर्मल साइकिल हम लोग लेते हैं लाइफ का। तो ये एक चीज़ है जिसको समझने की आवश्यकता है। उस किताब से बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज हमने दिया है कि वाई वी शुड ट्रीट इक्वली मैन एंड वुमन। क्योंकि देखिए कॉमन सेंस हर आदमी को है, सेंसिबिलिटी या सेंसुअलिटी या सोचने की जो क्षमता होती है हर इंडिविजुअल का है। और हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, लीव असाइड कि मैन है कि वुमन है। हम इंडिविजुअल की जब बात कर रहे हैं तो वो इंडिविजुअल जानता है कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत। लेट दैट इंडिविजुअल डिसाइड। ठीक है, वो आपका बेटा हो सकता है, बेटी हो सकती है, मेरा बेटा बेटी हो सकती है, या मेरी बहन हो सकती है, कोई हो सकता है, लेकिन उसको एज एन इंडिविजुअल सोचने का अधिकार तो दीजिए। ये बात हमने उस नॉवल में की है। एक बहुत ही सटल मैसेज है एंड वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज कि भाई। तो मैं अपने व्यूअर्स से ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप किताबों के शौकीन हैं, पढ़ने के शौकीन हैं,
तो ये डेडलॉक आप ज़रूर पढ़ें। इस बुक, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड एक एक चीज़ जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता चला जाएगा आपका इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा। ये डेफिनेटली आप पढ़ें। सर उसके बाद आपकी एक बुक आई लास्ट में, राइज अबव द क्लाउड, सॉरी राइट अबव द, जी, राइट अबव द क्लाउड्स जो है वो मेरी लेटेस्ट नावल है। इसमें ये अमेज़ॉन में बेस्ट सेलर भी रही है और अभी इसमें जो कहानी है ये भी एक रियल लाइफ स्टोरी है। इसमें एमेच्योर साइकिलिस्ट हैं हमारे 7 दोस्त हैं और 7 दोस्त ये डिसाइड करते हैं कि हमें हिमालय की चोटी पे जाना है एंड द हाईएस्ट मोटरेबल रोड खारदुंगला which is at a height of around 17,000 feet. खारदुंगला जाना है तो खारदुंगला जाने के लिए ये लोग तैयारी करते हैं। बर्फ़ है, बहुत ठंड है, -डिग्री टेम्परेचर रहता है, वहाँ पर वो साइकिलिंग करने का मन बनाते हैं। ऐसी परिस्थिति में वो लोग वहाँ जाते हैं, पहाड़ देखते हैं, बर्फ़ देखते हैं और किस तरह का रफ़ वेदर रहता है, उसके बाद भी वो साइकिलिंग करके उस चोटी तक पहुंचना चाह रहे हैं। वो 10 दिन का इनका टूर था जिसमें लगभग उन्होंने 500 किलोमीटर्स कवर के आसपास ट्रैवल किया। तो उसमें काफ़ी मुश्किलात आई। कभी कभी ऐसा होता था कि कभी ऐसा हुआ है कि वहाँ से लौटने का मन किया है बहुत सारे दोस्तों का कि रात में अब जो है हम नहीं बर्दाश्त करेंगे इतना ठंड, क्योंकि -डिग्री में है, ठंड बिल्कुल गड़ जा रहा। और आप टेंट में जब सोते हैं तो वहाँ पर बिच्छू या कोई कीड़ा मकोड़ा ये सब का भी डर रहता है, तो नींद पूरी नहीं होती और फिर सवेरे साइकिल चलाने के लिए जाना है। और फिर पहाड़ पर आपको लगातार आहिस्ते चलें या अपने स्पीड से चलें, 7 से 8 घंटा चलाने के बाद फिर शाम को एक ऐसे टेंट में पहुंचना है जहां पर आपको खाना खाना है, फिर आराम करना है, फिर नेक्स्ट डे के लिए तैयार होना है। ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है ऊपर में, जहां पर आप नॉर्मल अगर पैदल चलेंगे तो हफ नहीं होगा। ऐसी परिस्थिति में उन लोगों ने साइकिल चलाया। और ये नावल जब हमारा लॉन्च हुआ तो इसमें भी आपके इंटरनेशनल आर्चर और गोल्ड मेडलिस्ट दीपिका कुमारी आई थी इसको लॉन्च करने के लिए। यही रांची प्रेस क्लब में ही हुआ और 2 दिन में ये बेस्ट सेलर भी हो गया। तो एक तरह से मनोबल तो बढ़ता है। राइड अबव द क्लाउड्स इज़ बेसिकली अ रियल लाइफ स्टोरी विच हैज़ बिन ट्रांसलेटेड इनटू फिक्शन। उसको हम लोगों ने एक फिक्शन का रूप दिया है। और ये स्टोरी मुझे याद है कि बहुत सारे साइकिलिस्ट ने ही खरीद ली और कुछ साइकिलिस्ट जो इसमें पात्र हैं उन्होंने भी 5-5, 6-6 किताब खरीद ली अपने दोस्तों को देने के लिए, बांटने के लिए। तो एक मज़ेदार स्टोरी है जिसमें फ़न है, थ्रिल है और एडवेंचर स्पोर्ट्स, जिसको एक अमेज़ॉन पर, फ्लिपकार्ट में दोनों जगह उपलब्ध है। सर इतने सारे अवार्ड्स आपको मिल गए, आपने अच्छा अचीव किया, लेकिन अभी तक का आपको क्या लगता है कि आपको सबसे बढ़िया कॉम्प्लीमेंट क्या मिला? सबसे बढ़िया कॉम्प्लीमेंट यही है कि आप एक अच्छा इंसान हैं। यू आर अ गुड ह्यूमन। सबसे मुश्किल बात यही है रोहित जी कि आप सब कुछ बन सकते हैं, लेकिन एक अच्छा इंसान बने रहना ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। और अच्छे इंसान की परिभाषा अपने मुताबिक सबका अपना अपना परसेप्शन है। ऐसी परिस्थिति में मुझे कोई ये बात कहता है कि आप एक अच्छे इंसान के रूप में कुछ अच्छा कार्य किया है तो काफ़ी मनोबल बढ़ता है एंड आई फील गुड अबाउट इट। नहीं चलिए सर, ये तो खैर है। अब शुरुआत अगर बचपन से करें तो आपका बचपन बीता जमशेदपुर में, स्कूलिंग भी जमशेदपुर से हुई। कोई ऐसी याद, मतलब ऐसा कोई पल या ऐसी कोई घटना जिसको देख के या जिसके बारे में अभी भी सोच करके आप
मतलब एक अंदर से मन खुश हो जाता हो या मुस्कुराहट आने लगती है? ऐसे तो बहुत सारे पल हैं, लेकिन उन दिनों क्या होता था कि आउटडोर स्पोर्ट्स बहुत होता था। आप क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, और जमशेदपुर जैसे शहर में मैं बताऊं कि हम लोग पतंगबाजी बहुत करते थे। और वहाँ पर आम बगान मैदान हुआ करता था। अब वो मैदान कमर्शलाइज्ड हो गया है। तो जमशेदपुर में हम लोग पतंग बहुत उड़ाते थे और गर्मी की छुट्टियों का इंतज़ार करते थे। और मुझे याद है कि उस समय समर वेकेशन के लिए होमवर्क मिलता था स्कूल से। तो उस होमवर्क को हम करने के लिए 1 महीना पड़ा हुआ है, ये सोचकर मांझा को सोटना बोलते हैं, आप पता नहीं उस भाषा से वाकिफ़ है कि नहीं। हाँ, धागा, हाँ, मांझा। उसको एक आम के पेड़ से दूसरे आम के पेड़ तक बांधते थे और उसके बाद उस मांझा को सोटा जाता था। उसमें कांच से सुर्री दिया जाता था ताकि जब वो पतंग हम लड़ाएं कभी किसी दोस्त के साथ तो उसके पतंग को हम काट सकें। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हुआ करता था, क्योंकि जमशेदपुर में हम लोग, ऐसा था कि बच्चों में आपस में इतना कंपटीशन था कि एक एक आदमी 7-7 से 8-8 पतंग काट करके लाता था। मतलब वो भी एक अचीवमेंट है देखो, सबसे ज़्यादा कि सबसे ज़्यादा हमने काटा और ये पतंग हमारे पास आ गया। दूसरा उसमें बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट हुआ करता था कि जब हम लोग पतंग उड़ाने जाते थे तो हम लोग पता करते थे कि मांझा कहाँ का है। तो उस समय इलाहाबाद का मांझा या इलाहाबाद का मंजा जिसको हम लोग कहते हैं, वो काफ़ी नामी हुआ करता था। जिसके पास इलाहाबाद का मंजा होता था वो बहुत सारे पतंग को एक साथ काट सकता था। तो ऐसी कुछ बातें हैं जो याद करते हैं। अब वो समय तो देखता भी नहीं हूँ। अब तो कभी कभी देखते हैं कि वही आपका टुसू परब जिसको हम लोग कहते हैं, मकर संक्रांति, उसमें कभी पतंग उड़ाते हुए कुछ लोगों को देखते हैं। लेकिन हम लोग जो उड़ाते थे वो एक पैशन था। फिर नहीं, उस समय तो सर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था। सारा आउटडोर गेम्स ही होता था। बिल्कुल। आजकल कहाँ आउटडोर गेम्स है? और उस समय हम लोग फुटबॉल खेलते थे। हमारे यहाँ पर बंगाल क्लब हुआ करता था। आप जानते हैं कि कलकत्ता इज़ बेसिकली प्लेस फॉर फुटबॉल लवर, और जमशेदपुर जो है बहुत क्लोज है आपका कोलकाता से। तो हम लोग जब छोटे थे तो 4 फुट 10 इंच, यानी कि आपका कद 4 फुट 10 इंच से अधिक नहीं होना चाहिए, वैसे बच्चों का चयन होता था बंगाल क्लब में और उनकी टीम बनाई जाती थी। करीबन 10 से 12 टीम होती थी और उसमें चैंपियंस चुने जाते थे। तो 4 फुट 10 इंच का टूर्नामेंट खेलना एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था बंगाल क्लब का उस समय। और हम लोग उस टूर्नामेंट को खेलते थे बहुत चाव के साथ, ताकि कौन उसका विनर होगा। और उसको देखने के लिए मोहल्ले से दूर दराज से लोग आते थे, जमा होकर के फुटबॉल देखते थे। अब वो उस तरह का माहौल मैं देखता कहाँ हूँ, शहर में तो बिल्कुल नहीं। गांव में अभी भी है, हम लोग देखते हैं कि गांव में अभी भी फुटबॉल लोग खेलते हैं, लेकिन शहर में अब ये सब दिखता नहीं है। सर, आपने करियर की शुरुआत की जर्नलिज्म से, तो अगर आप, ये सवाल बहुत कॉमन है, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये सवाल आता तो क्या होते? बिल्कुल। देखिए, मेरे पास करियर तो ऐसा नहीं था कि ऑप्शन नहीं थे। जर्नलिज्म में आई हैव कम बिकॉज जर्नलिज्म केम माई वे। और मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि लाइफ में कुछ चीज़ होता है जिसको आप मैनिफेस्ट करते हैं। तो मैं मैनिफेस्ट करता था कि मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा, एक्टर बनूंगा, या फिर जो भी करूंगा वो स्क्रीन में जरूर दिखना चाहिए। और ईश्वर की मर्जी या भगवान की मर्जी कहिए कि हमको मौका भी मिला। और जब हम पत्रकारिता में आए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जब हम आए तो बहुत खुश थे, खासकर स्टार न्यूज़ जैसे बैनर में। अब रही बात कि हम पत्रकार नहीं होते तो करते क्या। मैं आपको सच बताऊं
करने के लिए करियर मेरे पास एमबीए था और मेरे पास जितने मार्क्स ग्रेजुएशन लेवल पे थे उसमें डायरेक्ट एडमिशन मुझे एमबीए में मिल जाता उत्कल यूनिवर्सिटी में, क्योंकि मैं वहीं से पास किया रामेश्वर कॉलेज कटक से। तो वो जानते हुए कहीं ना कहीं मैं दूसरी तरफ रुक कर गया कि अभी हम एमबीए के लिए ट्राई नहीं करेंगे, कुछ और कोशिश करेंगे। तो मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी ज़रूर करने लगा। तो सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान मुझे ऐसा लगा कि एक आध दो मित्र थे जो पत्रकार थे उस समय। उन्होंने जब अपनी पत्रकारिता के बारे में बताते थे कि किन लोगों से मिलते हैं, किन से बात होती है, बड़े बड़े नेतागण हैं, फिल्मी स्टार हैं दिल्ली जैसी जगह में, तो मुझे लगता था यार ये बड़ा चैलेंजिंग और अच्छा करियर है। और मुझे हमेशा ऐसा मन था कि मैं भीड़ से अलग हट के कुछ काम करूं। तो जर्नलिज्म वॉज वन थिंग विच आई केम, और अगर ये नहीं करते तो मैं सीधा साधा रास्ता वो एमबीए करके कहीं पर जॉब में आ जाता। नहीं, लेकिन एक बात तो है सर कि ये आप भी महसूस करते होंगे कि ये जो पत्रकारिता का आपका अनुभव है ये आपको जीवन के हर क्षण कहीं ना कहीं लगता होगा कि उससे फायदा होता है। फायदा होता क्या, मैं जो हूँ उसी के कारण हूँ। मतलब एक पर्सनालिटी खुल के आती है, एक बिल्कुल, और एक सोच का तरीका चेंज होता है, आप एक लार्जर पर्सपेक्टिव में सोचते हैं, तो ये चीज़ तो है। सर एक चीज़ बताइए कि जीवन में कोई ऐसा निजी पल जिसने आपको भीतर से बहुत कुछ बदला या गहराई से छुआ? हाँ, ऐसे बहुत सारे पल हैं। मुझे याद है कि सबसे बड़ी बात है कि देखिए रोहित जी, कुछ चीज़ ऐसी है ना जीवन में कि आपको बहुत कुछ सिखा जाता है। हमने अपने जीवन में अपने माँ बाबूजी को बहुत कम समय में 1 साल के अंतराल में 2 महत्वपूर्ण व्यक्ति जो मेरे जीवन में थे उनको खो दिया। उम्र का पड़ाव किसी को छोड़ता नहीं है, ये बात सत्य है, लेकिन इस सत्य से इतना जल्दी मुझे एक के बाद एक सामना करना पड़ेगा ये मैंने कभी सोचा नहीं था। और ये पड़ाव जब मैंने जीवन में अपना अनुभव जब मैंने किया, माँ बाबूजी का जाना, वो मेरे लिए काफ़ी दर्दनाक समय था, क्योंकि उससे ओवरकम करने में ही मुझे बहुत समय लग गया। क्योंकि बाबूजी हो या माँ, वो दोनों हमारे पिलर थे और कहीं ना कहीं हमें गाइड करते थे। मुझे याद है कि एक ऐसा गंभीर पल, थोड़ा माहौल गंभीर हो रहा है लेकिन बता देता हूँ, स्टार न्यूज़ ने डिसाइड किया था कि कुछ जगह में हम ब्यूरोज बंद करेंगे। इसका भी एहसास मुझे नहीं था। ब्यूरो को बंद करने का डिसीजन मुंबई में ले लिया गया और कल बंद होना है ब्यूरो। और मुझे आज रात में खबर मिलती है कि कल तुम्हारे यहाँ कोई मार्केटिंग का आदमी आएगा, वो तुम्हारा जो है ब्यूरो को बंद करेगा। तुमको अगर पत्रकारिता करनी है तो तुम तय करो कि वहाँ से तुमको हटना होगा। झारखंड में स्टार न्यूज़ का ब्यूरो बंद होना वो आज भी मुझे कहीं ना कहीं झकझोरता है और वो बहुत दर्द देता है कि क्योंकि उस समय नया राज्य था और इस राज्य में हम लोगों ने बहुत अच्छा कार्य किया था। ये हम नहीं कह रहे, स्टार न्यूज़ की जो टीम थी या स्टार न्यूज़ से जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे बहुत कम समय तक रहे, लेकिन आज भी वहाँ पर मैंने बहुत सारे दोस्त कमाए हैं जिनको मैं अभी भी याद करता हूँ। आप भी जानते हैं, पंकज झा है, प्रभाकर है, आपका ये प्रकाश है, ब्रजेश है, आप खुद रहे हैं स्टार न्यूज़ में, दिनेश अकुला है, ये लोग सब हमारे साथ काम किए हैं। सर उस समय एक बात तो था कि
झारखंड का अभी भी नेशनल मीडिया में बहुत ज़्यादा कुछ रोल है नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती थी कि उस दौरान झारखंड का इम्पोर्टेंस नेशनल मीडिया में न होते हुए भी आपकी स्टोरी पर डे देखी गई, पर डे चलती थी। यस। तो ऐसे डेड स्टेट से, न्यूज़ के मामले में डेड स्टेट से डेली अगर आप न्यूज़ निकाल के दे रहे हैं और वो टेलीकास्ट हो रहा है, तो अपने आप में ये बहुत बड़ा। नहीं, इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, स्टेट कोई डेड नहीं होता है या जगह कोई डेड नहीं होता है। बेसिकली आपका नज़रिया कैसा है, एज अ पत्रकार आप वहाँ पर रिपोर्ट क्या देख रहे हैं। छोटी से छोटी जगह में रिपोर्ट तो मिल जाएगा, और आप भी जानते हैं कि घटनाक्रम ऐसा है कि संसार में कहीं भी किसी भी चीज़ में वो घटती है। बेसिकली जो मैं बात बताना चाहता हूँ, दुखद ये था टीआरपी, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। टीआरपी को लेकर के काफ़ी होड़ था, और उस समय चैनल में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आए थे जब लोग दूसरे चैनल से हमारे स्टार न्यूज़ के चैनल में आए थे, और हम लोगों ने जिस इथिक्स के साथ चैनल की शुरुआत की थी, जिसमें माने बड़े बड़े लोग थे, रवीना राजकोली मैडम थी, संजय पुगलिया जी थे, उन लोगों ने बहुत ही इथिकल चैनल, सौरभ जी थे, बहुत इथिकल वे में उस चैनल को शुरू किया था। लेकिन बाद में टीआरपी के चक्कर में उस चैनल को जब दूसरे लोग आकर के ओवरटेक किए, तो वो कहीं ना कहीं फ्लेवर खत्म हो गया। क्योंकि उस समय मुझे तो याद है सर, अभी भी मतलब पहला वो चैनल था कि जिसमें एक ड्रेस कोड इम्प्लीमेंट हुआ था। जब आप स्क्रीन पे आ रहे हैं तो व्हाट शुड बी योर लुक, एग्जैक्टली आप क्या पहने हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आप टी शर्ट पहन के और बिल्कुल आ रहे हो चाहे नहीं हो। तो ये पहला ऐसा चैनल था जिसने एक कोड, ड्रेस कोड लगाया था, ड्रेस कोड लगाया था कि आपको स्क्रीन पे, और हमें रेमंड से कपड़े खरीदने थे ताकि मैं पीटीसी कर सकूं। आपको याद है वो बात? मुझे याद है कि उसमें बहुत ही मतलब हमारे जो चैनल के एडिटर थी और डायरेक्टर मैडम रवीना राजकोली, उस समय वो बोला करती थी कि व्हाट कलर सूट यू। इनफैक्ट आपको जो कलर सचता है वही कलर आप पहने, अदरवाइज व्यूअर तो तुरंत स्विच ऑफ कर देगा चैनल, क्योंकि कंज्यूमर इज अल्टीमेटली द किंग ऑफ द प्रोडक्ट। उसको ये प्रोडक्ट पसंद आएगा तो वो देखेगा, नहीं पसंद आएगा तो उसको स्विच ऑफ कर देगा। तो ये सब कंसेप्ट समझाने वाला बेसिकली स्टार न्यूज़ है, और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि वहाँ पर हेयर स्टाइलिश जो हबीब का नाम लेते हैं आप लोग, हमारा भी बाल उन्होंने बनाया, तो इस तरह की भी चीज़ें हम लोगों ने देखी है। और हकीकत ये है कि हबीब ट्रेनिंग देने के लिए आते थे कि बाल कैसा होना चाहिए। बिरला के जो फैशन डिज़ाइनर थी, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, वो आती थी कि कैसे आप टीवी में चलेंगे, आप किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, पीटीसी कैसे करेंगे, वॉक थ्रू कैसे करेंगे। तो ये सब चीज़ें जो थी बहुत अच्छे तरीके से हमें बताया गया था। और ड्रेस कोड तो होना ही चाहिए, क्योंकि टीवी में अगर कलर अच्छा ना हो तो पत्रकार को देखेगा कौन। वही वाली बात है कि भाई अगर आप अच्छा बोलते हैं तो अच्छा बोलने के साथ अच्छा दिखना भी चाहिए, क्योंकि टीवी इज़ ऑल अबाउट शो, और कितना आप उसमें रिच दिखते हैं, कितना अच्छा दिखाते हैं, वो सब भी मायने रखता है। तो हमें लगता है कि झारखंड जिस फेज़ में था उस समय स्टार न्यूज़ का होना बहुत मायने रखता था, क्योंकि उस समय आज तक काम कर रहा था, एनडीटीवी काम कर रहा था, उसके बाद फिर आपका व्हाट यू कॉल ये जो है न्यूज़ चैनल जी भी था। तो स्टार न्यूज़ को बंद करने का कोई बहुत बड़ा लॉजिक समझ में नहीं आया, लेकिन दुर्भाग्यवश उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और एक आध दो स्टेट में उसको बंद कर दिया गया जस्ट बिकॉज ऑफ टीआरपी। तो बेसिकली हम लोग मार्केटिंग होड़ में लग जाते हैं। मेन चीज़ वही है, पहले टीआरपी का था, अब व्यूज़ का है। व्यूज़ का है, अब तो व्यूज़ का है जी सर। अब ये चीज़ था कि अब पत्रकारिता से लेके कॉरपोरेट तक का सफ़र स्टार्ट किए हिंदुस्तान, देन स्टार, देन IBN 7, उसके बाद कॉरपोरेट की तरफ मुड़ने का इरादा कैसे होता? इसमें थोड़ा सा कड़ू सच है, बोलना तो नहीं चाहता था मैं, लेकिन आपने ऐसा सवाल खड़ा कर दिया तो मैं बोलता हूँ, बताना चाहूँगा।
न्यूज़ इंडस्ट्री में अभी भी स्टेबिलिटी की कमी है। जब आपको जॉब सिक्योरिटी और लाइफ में स्टेबिलिटी की कमी हो तो आप कोई ना कोई रास्ता तलाशने लगते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका परिवार बढ़ रहा है। जब परिवार बढ़ रहा है तो आपका दायित्व है, क्योंकि आपके परिवार को खिलाने के लिए कोई नहीं आएगा, आपको खुद उसके लिए मेहनत करनी है। तो स्वाभाविक है जर्नलिस्ट को भी जीने का अधिकार है, उसको भी परिवार पालने का अधिकार है। तो मुझे ऐसा लगा कि जब स्टार न्यूज़ बंद हुआ, फिर मैं चैनल 7 में गया। वहाँ भी मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी जिससे ये भाप गया कि ये भी चैनल आज नहीं कल हो सकता है कि कुछ कहानी लिख जाए। और वही हुआ कि जब उस चैनल को भी किसी ने टेक ओवर कर लिया। तो ऐसी परिस्थिति में स्टेबिलिटी नाम की चीज़ जीवन में नहीं दिख रहा था। तो मैंने आपको बताया कि मैं एमबीए करता, अगर मैं नहीं पत्रकार रहता तो मैं एमबीए करके बेसिकली इसमें आ जाता, मैनेजमेंट में। और वही हुआ, क्योंकि बाय वर्च्यू ऑफ माय क्वालिफिकेशन मेरे पास डिग्री तो थी, मैं पर्सनल मैनेजमेंट किया हुआ था, उसके साथ मैं एक्सेलराई से एमबीए कर रहा था, सर्टिफिकेट कोर्स कर रहा था। तो ऐसी परिस्थिति में मुझे ऑप्शंस तो थे ही हमारे पास। तो जब मौका मिला कि आप कॉर्पोरेट में आ सकते हैं एंड दैट टू यू कैन कम फॉर द मीडिया मैनेजमेंट, तो ये मेरे लिए कहीं ना कहीं एक बून इन डिस्गाइज था कि मुझे मीडिया से ही रिलेटेड काम करना है, क्योंकि आपको उसमें ब्रांडिंग करनी है, आपको उसमें प्रेस रिलीज बनाने हैं, आपको उसमें अपने कंपनी के लिए खबर बनाने हैं। फ्रॉम वॉचडॉग ऑफ सोसाइटी टू वॉचडॉग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कन्वर्शन इतना ही था, बट आई रिमेन द वॉचडॉग। सर, इसमें जैसे है कि कम्युनिकेशन बड़ा कॉमन, मतलब एक जब आप जर्नलिज्म में होते हैं तो मेन चीज़ होता है कम्युनिकेट करना, और आपका कम्युनिकेशन जितना अच्छा होगा आप उतना लोगों और ऑडियंस के साथ आप जुड़ते हैं। तो सर, पत्रकारिता और कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में सबसे बड़ा फर्क आप कहाँ महसूस किया? पत्रकारिता में यू आर मीटिंग डेली न्यू पीपल, न्यू एनवायरनमेंट, हर दिन आप नई चीज़ महसूस करते हैं। और कॉरपोरेट में क्या है कि आप एक सेट ऑफ पीपल में के साथ मिलते हैं, उनके साथ काम करते हैं, उनके साथ अलाइनमेंट करते हैं, अपने वर्क को अलाइन करते हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, उसको अचीव किया जा सके। और यहाँ पर पत्रकारिता में आपका कम्युनिकेशन जैसे स्ट्रांग होना चाहिए, उसी तरह से कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में भी स्ट्रांग होना चाहिए। तो स्वाभाविक है कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन वॉज द इन थिंग विच वॉज रिक्वायर्ड फ्रॉम माई साइड। तो हम कंफर्टेबल थे दोनों ही रोल में। और मैंने आपको पहले ही बताया, यू शुड टेक लाइफ एज इट कम्स। तो न्यू चैलेंजेस, न्यू रोल लेने में मैंने कभी कतराया नहीं। ये एक जीवन का हिस्सा रहा है कि मैं पत्रकारिता से कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में आया, और कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन से फिर मैं एचआर में भी शिफ्ट किया। एंड एचआर में मैंने करीबन 15 से 16 हज़ार लोगों का प्लांट मैनेज किया हूँ, वो एसआर पावर हो चाहे अदानी पावर हो। तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं मेरा जो मैन मैनेजमेंट है और जो मेरा कम्युनिकेशन है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया मुझे सक्सेसफुल बनाने में। क्योंकि अगर कम्युनिकेशन अगर आपका अच्छा है, तभी आप अपने स्टेक होल्डर यानी कि आप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, आप उनको समझा पा रहे हैं अपने पॉलिसीज़, अपने एसओपीज़ और अपने जो कल्चर है उसको आप बता पाते हैं, तरीके से बता पाते हैं। तो स्वाभाविक रूप से वो लोग अच्छा महसूस करते हैं, उनका भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि भाई जिसके पास हम गए थे उससे हमें समाधान मिला। समस्या तो सभी बताते हैं, समाधान बता रहा है कोई। तो ये एक ज़रूरी चीज़ है। और हमें लगता है कि कोई भी रोल हो, उस रोल के चैलेंज को स्वीकार करना चाहिए और बहुत ही अपने में कॉन्फिडेंस ज़रूर हो कि उस रोल का हम सामना करें। जैसे कि मैंने बताया, मैं हिंदी नहीं जानता तो मैंने हिंदी सीखी। उसी तरह से
अगर कोई अंग्रेज़ी नहीं जानता, क्योंकि कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में अंग्रेज़ी की बहुत अनिवार्यता है, और क्योंकि मेरा एक यूएसपी था, मैं हिंदुस्तान टाइम्स में काम किया था, तो आई वॉज़ वेरी कंफर्टेबल इन दैट लैंग्वेज। सो हम उसमें शिफ्ट हुए, तो वो मेरा कहीं ना कहीं एक पुराना जो अर्ज था उसको सेटिस्फाई भी कर रहा था कम्युनिकेशन के माध्यम से। सर, आपने टाटा, रिलायंस, अडानी, इन सब एसआर पावर, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया है, तो कहीं आपको फील होता है कि जो जर्नलिज्म का आपका एक्सपीरियंस है वो इन सब जगहों पे कहीं आपको सपोर्ट किया है? जर्नलिज्म का ही एक्सपीरियंस मुझे मैनेजमेंट सिखाया। आज आप बताइए कि हम बड़े से बड़े लोग, चाहे वो किसी भी डिजिग्नेशन में हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, पॉलिटिशियंस हो, मंत्री है, किसी से भी, जस्ट बिकॉज कि हम जर्नलिज्म में थे और हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, तो कंपनी ने भी मुझे वैसे ही रोल के लिए चुना कि कॉर्पोरेट अफेयर्स में आप हैंडल कीजिए। तो इन लोगों से मिलना भी जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप बहुत ही साधारण पर्सनालिटी के हैं या बहुत थोड़ा सा संयम के साथ काम कर रहे हैं, तो कभी कभी उनको झिझक होती है कि मैं इतने बड़े आदमी से कैसे मिलूं। अब मुझे वैसा लगता है कि नहीं, मैं तो इन लोगों से आम तौर से मिलता रहता हूं, मैं मिलूंगा, और जब बात होगी तो वो भी समझ जाएंगे कि ये बंदा जानता है, चीज़ों को समझ रहा है और हमें समझा सकता है। तो वो कैपेसिटी या वो कैपेबिलिटी बिल्डिंग जो है वो एक इनर थिंग है, उसको आपको खुद करना है और वो करते रहना है। जैसा कि मैंने बताया कि आपको, मैं पत्रकारिता के साथ साथ मैंने पढ़ाई हमेशा की। मैंने मास्टर्स करने के बाद भले पत्रकारिता ज्वाइन किया, लेकिन पत्रकारिता के जब फाइनल ईयर में था, मैंने जब ज्वाइन कर लिया था और मेरा फाइनल ईयर था मास्टर्स का, तो उस समय मैं पत्रकार था। मैंने ऑफिस से छुट्टी लेकर के एग्ज़ाम दी थी ताकि मैं मास्टर्स डिग्री कंप्लीट कर सकूं। जब वो कंप्लीट हो गया तो मैंने पोस्ट ग्रेजुएट इन पर्सनल मैनेजमेंट जो है चेन्नई से, वो मैंने किया। तो क्योंकि मैं क्लासेस अटेंड नहीं करता तो मैंने उसको वर्चुअल क्लासेस अटेंड किया। उसके बाद मैंने वर्चुअल क्लासेस आपका एक्सेलराइज से किया, ऑल इंडिया लेवल पर वो क्लासेस होते हैं, उसको मैंने किया। उसके बाद फिर मैंने कैंपस भी अटेंड किया। तो लर्निंग इज एक्चुअली अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस एंड इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। पीपल शुड नॉट स्टॉप लर्निंग। आपको सीखते रहना चाहिए, कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम बहुत जानते हैं। अगर आप जिस दिन ऐसा सोचें तो दिक्कत आपके जीवन में आएगा। सर, पहले आप मीडिया में थे, फिर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस में, वहाँ पे मीडिया मैनेजमेंट भी आपका एक पार्ट होता होगा। बिल्कुल, वहाँ सही बात है। दूसरी बात, जो लोकल समुदाय प्लस गवर्नमेंट, इन सब तीनों को जो एक होता है ना कि तीनों को मैनेज करना, मतलब इसका आपके पास कोई फॉर्मूला है या आप कैसे करते हैं? इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ चीज़ें हैं जो नेचुरली आती हैं, और हम समझते हैं कि लाइफ में जो हमारा जो नींव रखा गया है वो पत्रकारिता से ही रखा गया है, जहाँ पर हमें जीवन को बहुत करीब से देखने का मौका मिला और मेरी पहचान भी उसी से है। तो हमें लगता है कि पत्रकारिता का जो हमारा जीवन रहा है वो अपने आप में एक वरदान है मेरे लिए, और जो बैलेंसिंग बात आप कर रहे हैं वो संभव इसीलिए हुआ क्योंकि ऑन अ डे टू डे बेसिस हम सभी से मिल रहे थे। और मैंने आपको पहले भी बताया कि नए लोग, नए एनवायरनमेंट, ऐसी आदत हो गई थी शुरुआती दौर से कि वो चीज़ बहुत कॉर्पोरेट लाइफ में मुझे मुश्किल नहीं हुआ। आप देखिएगा कि एचआर के रोल के लिए, ह्यूमन रिसोर्स रोल के लिए जनरली ऑर्गेनाइजेशंस प्रेफर करती है जो आर्मी बैकग्राउंड से होता है, क्योंकि उसका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग माना जाता है, क्योंकि दे मैनेज अ लार्ज कंटिजेंट ऑफ 5,000, 10,000 वर्कफोर्स। लेकिन हमने जर्नलिज्म से इस बात को साबित किया कि इवन जर्नलिस्ट हैव द कैपेसिटी टू मैनेज ह्यूज नंबर ऑफ पीपल। बहुत लंबा चीज
बहुत माने बहुत बड़ी संख्या में जिसको कहा जाए कि लोगों का जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट, वो हमने किया। तो पत्रकार भी एक अच्छा मैनेजर हो सकता है, ये बात साबित करना एक मेरे लिए भी चैलेंज था, क्योंकि हम पत्रकारिता से उस वर्ल्ड में गए थे। बात सही है सर। एक चीज़ और है कि कॉरपोरेट कम्युनिकेशन ये भी एक तनावपूर्ण काम है, बहुत फ्री नहीं है, इसमें भी काफ़ी स्ट्रेस इन्वॉल्व होते हैं। बिल्कुल। तो इस स्ट्रेस को दूर करने के लिए आप क्या करते हैं? मतलब कोई ऐसा कोई आदत या कुछ शौक है ऐसा जिससे कि आप तनाव कम नहीं, मेरी ऐसी कोई आदत तो है नहीं, लेकिन हाँ, मैं जब भी तनाव में रहता हूँ तो अमिताभ बच्चन का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो स्वाभाविक रूप से अमिताभ बच्चन की फिल्में देखता हूँ। और दूसरा, अगर कोई बहुत ही पसंदीदा कलाकार हमारे नज़र में है तो वो हमारे लिए गोविंदा है, क्योंकि उनकी कॉमेडी जो है वो बहुत माने एक रिलीफ देता है। और हम ऐसा महसूस करते हैं कि जब गोविंदा की फिल्म देखें या अमिताभ बच्चन की फिल्म देखें तो मैं बिल्कुल सामान्य रूप से सभी चीज़ भूल जाता हूँ। और तीसरा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीका है, मैं आज भी कभी भी बैठता हूँ, मेरे ऑफिस कलीग्स भी बोलते हैं सर आप क्या करते रहते हैं, तो मैं खाली समय में कुछ कुछ लिखता हूँ। और मुझे नहीं मालूम कि कैसे वो शब्द फिर बाद में किताब का रूप ले लें, लेकिन मैं लिख डालता हूँ। तो आज भी कहीं ना कहीं वेंटिलेशन जो है मेरा, वो राइटिंग के माध्यम से है। मतलब राइटिंग करेंगे, आपका स्ट्रेस लेवल ऐसे ही हल्का हो जाता है। भले आप 100 वर्ड लिखिए, 150 वर्ड लिखिए, लेकिन लिखते हैं, तो वो मेरा एक पैशन है। और मुझे लगता है कि ये पैशन भगवान ने जब तक हमको सलामत रखा तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। सर, अगर आपको मौका मिले किसी ऐतिहासिक शख्स का पॉडकास्ट करने का, तो वो कौन है? अरे ये तो आप खुद होंगे। हमारे स्वाभाविक है कि लोग ऐसा सोचते हैं कि किसका पॉडकास्ट हम कर सकते हैं, क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम तो रहे नहीं, लेकिन बहुत इच्छा थी कि ऐसे पर्सनालिटी का पॉडकास्ट या इंटरव्यू मैं करूं। मैंने इंटरव्यूज़ बहुत लोगों का किया है, आप भी जानते हैं, वो चाहे लालू यादव हो, नीतीश कुमार हो, लेकिन ये सब पॉलिटिशियंस हैं। और जिनका भी इंटरव्यू किया है, आम तौर से हम इन लोगों के आई यूज़ टू कम अक्रॉस ऑल दिस पर्सनालिटीज़। हाँ, पॉडकास्ट मैं करना चाहूँगा तो मेरे फेवरेट हीरो अमिताभ बच्चन जी का करना चाहूँगा, गोविंदा का करना चाहूँगा। सर, ऐसा देखा गया है कि सफलता सबको नहीं पचती। मतलब जब एक होता है ना कि बहुत लोग सक्सेस को नहीं पचा पाते, तो इस आपके अनुसार सफलता और सक्सेस मैनेजमेंट, इसको ये क्या है? आपको लगता है कि हम इस बारे में बहुत कुछ बोल पाएंगे, क्योंकि हम तो खुद महसूस करते हैं कि अभी भी आई एम येट टू बी सक्सेसफुल। लेकिन सक्सेसफुल का देखिए बेसिकली कंसेप्ट क्या है रोहित जी? इट इज़ बेसिकली अ मैटर ऑफ सेटिस्फैक्शन। आप कितने सेटिस्फाइड हैं अपने लाइफ में? कोई कम कमाकर खुश रहता है और कोई बेसी कमाकर भी परेशान रहता है। कोई दूध बेचकर शराब पीता है, कोई शराब बेचकर दूध पीता है। तो स्वाभाविक है कि ऐसी परिस्थिति में समाज के विभिन्न जो क्या कहा जाए एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के, जो क्या कहा जाए उसको हम किस तरह से रखें आपके सामने, मतलब अलग अलग पहलू को जो आप देख रहे हैं, उसमें आपको किससे संतुष्टि मिलती है, आप किसमें अच्छा महसूस करते हैं, वो हर इंडिविजुअल का चॉइस है। अब मुझे अच्छा महसूस होता है मैं बहुत जब लिखता हूँ और मेरी कोई किताब छपती है, भले कोई पढ़े चाहे नहीं पढ़े, लेकिन मैं बहुत खुश होता हूँ कि यार एक किताब लिख दिया हमने, चलो अच्छी बात है, कुछ लिखा हमने, कुछ पाया हमने। तो वो अपने आप में एक सेटिस्फैक्शन देता है।
कोई ऐसा नहीं कि मैं उस किताब से बहुत कमाने के लिए निकला हूँ या मेरी किताब से मुझे कमाई नहीं हो रही तो मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ, ऐसा कोई मेरे जहन में है भी नहीं। मैं इस बात से खुश हूँ कि ईश्वर ने मुझे ये वरदान दिया है, माँ सरस्वती का ये आशीर्वाद है, मेरे माँ बाबूजी का आशीर्वाद है, मेरे परिवार का आशीर्वाद है। और स्वाभाविक रूप से मैं अपनी पत्नी को ज़रूर याद करता हूँ क्योंकि उसने हमेशा हमारा मनोबल बढ़ाया है लिखने के लिए। तो ये वरदान को मैं समझता हूँ कि बहुत संयोग के रखना चाहता हूँ और बहुत प्यार करता हूँ लेखनी से। भले मैं दूसरे की किताब बहुत अधिक नहीं पढ़ूँ, लेकिन अपनी किताब को ज़रूर पढ़ता हूँ और देखता भी हूँ। तो सर यहाँ से नेक्स्ट किताब आपसे हम लोग कब उम्मीद करेंगे? आपके द्वारा लिखा गया कोई अगला नॉवेल जो पढ़ने को मिले? देखिए, अभी तो नॉवेल्स मैंने लिखे हैं 3, तो एक अभी कुछ पब्लिशर से डिमांड आया है कि आप सर इतना अनुभव प्राप्त किए हैं अपने पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, तो व्हाई डोंट यू राइट अ नॉन फिक्शन। तो नॉन फिक्शन लिखने के लिए क्या है कि रिसर्च बहुत करना पड़ता है और पढ़ना बहुत पड़ता है। तो मैं अभी एक चीज़ अपने कलीग हमारे ऑफिस में ही है पंकज जी, उनके साथ मिल कर के कोशिश कर रहा हूँ कि एक नॉन फिक्शन किताब मैं लिखूं और वो थोड़ा सा सेक्रेड वे में मैं उसको लिंक कर रहा हूँ मॉडर्न बिजनेस लेसन से भगवद गीता को। तो भगवद गीता हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ ये तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन बिजनेस लेसन्स उससे क्या ले सकते हैं आप, इसको मैं अध्ययन कर रहा हूँ और उसको लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। स्वाभाविक रूप से उसमें थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन वो नॉन फिक्शन किताब हमारी बहुत जल्द, हमें लगता है कि आने वाले 2 से 3 महीने के भीतर ही तैयार हो जानी चाहिए। और उसके अलावा मैंने 2 फिक्शन और सोच रखी है। 3 प्रोजेक्ट पर हम काम कर रहे हैं, तो साल भर के भीतर हमें लगता है कि आनी चाहिए किताबें हमारी कुछ। नहीं, चलिए हम लोग यही उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द आपकी नई किताब हमें पढ़ने को मिले। तो ये थे लेखक, साहित्यकार, कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस के चीफ, मतलब किस से क्या आदमी करे नहीं समझ पाते। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके, आपसे बात करके, बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली एंड हम लोग उम्मीद करते हैं कि फिर जल्दी मिलेंगे। हमें भी बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिल करके, और आप लोगों ने हमें यहाँ बुलाया और इतना समय दिया। मैं समाचार प्लस का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, साथ ही आपकी टीम का आभार व्यक्त करता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया और मुझे सुना आप लोगों ने। उम्मीद करता हूँ कि आगे भी हम लोग ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जोहार जोहार।